नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग यूट्यूब चैनल। आमने सामने के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं बातचीत के लिए डॉक्टर लेनिन रघुवंशी। डॉक्टर लेनिन रघुवंशी पिछले 30 वर्षों से बनारस में लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। मानवाधिकार मुद्दों को लेकर भी उन्होंने वंचितों, मजबूरों और उत्पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़कर उन्हें न्याय दिलाया। आजकल वो नवदलित अवधारणा को लेकर भी सक्रिय हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि बनारस में आप बरसों से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल आज तैयार हो गया है या बन गया है, जिसमें सामाजिक सद्भाव को सबसे ज़्यादा खतरा है, ये उन्माद अब सामाजिक ही नहीं राजनीतिक रूप भी ले चुका है। तो ऐसे में बनारस के सद्भाव को बचाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा पहले ये बातचीत करेंगे कि सद्भाव बिगड़ा कौन कौन लोग बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल, हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आप देखेंगे कि बहुत दिनों पहले से ये पहचान लिए थे, क्योंकि मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ, हरिद्वार में पढ़ा, और जिन परिवारों में मैं रहा और जो हम लोगों की बातचीत थी, ये बात स्पष्ट लग रही थी कि दलित आंदोलन, पिछड़ों का आंदोलन, औरतों का आंदोलन, जो प्रगतिशील आंदोलन है, समाजवादी, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील गांधीवादी आंदोलन, इन्होंने क्या है कि एक तरह से जो यथास्थितिवाद था, औरतों का जो अत्याचार था, जातिगत अत्याचार था, उसको तोड़ा था। और इसलिए आप देखिए, कबीर, उस समय का समाज, 600 साल पहले बनारस का समाज समझिए कि कबीर जो है कहते हैं कि हिंदू कट्टरपंथ के खिलाफ, मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ को बावन को सुदा, एक चांद को गुदा, और जो है ललकारते हैं, परंतु उनकी बाब लिंचिंग नहीं होती। ये क्या हुआ कि 1925 में जो महाराष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो संघर्ष कर रहे थे, वहाँ चित्पावन ब्राह्मणों ने जो एक नई विचारधारा लाया, और गुरु गोलवलकर जो काशी में ही पढ़े थे, बनारस में ही पढ़े थे, और वो हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा आई। तो हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा जो भारत में आई और बनारस में भी आ गई, तो उसने क्या किया कि मॉब लिंचिंग शुरू कर दिया, मारकाट शुरू कर दिया, क्योंकि उनको डर है कि हमारे जो गुलाम हैं आज जो है वो खड़े हो गए, जो है वो उनका एक अस्तित्व बन रहा है, उनकी भी गरिमा खड़ी हो रही है, उनको भी मौका मिला, वो देना नहीं चाहते। और ऐसी स्थिति में उसको एक राजनीतिक रूप से संगठित करने का काम जो है किया गया। और क्योंकि बनारस में मोदी जी हैं, अभी योगी जी की सरकार है, तो उसको लेकर के दो तरह की चीज़ें बड़ी खतरनाक तरीके से हो रही हैं। एक तरफ तो क्या है, चुप्पी की संस्कृति बनाने की, अभी आए थे तो हजारों लोगों के ऊपर जो है जिस तरह से 144 लगाया गया, ये जो है कभी भी हमें याद है जब मस्जिद वाला झगड़ा, मंदिर वाला झगड़ा चल रहा था, तब भी नहीं लगा था। जो अयोध्या का कांड था 1992, उस समय भी इतने लोग नहीं लगे थे, परंतु उस इतना भय और इतना आक्रांत क्यों है? भय इसलिए कि वो किसी भी तरह के प्रतिरोध को नहीं खड़ा करना चाहते। तो उससे दो बड़े संकट हैं। एक तो संकट जो संविधान जो लागू हो रहा था जमीन पे, उस पे संकट है, और उस संकट को मजबूत करना चाहते हैं। परंतु दूसरा एक बहुत खतरनाक संकट है जिसको समझने की जरूरत होनी चाहिए। जो लोग अपना सनातन धर्म कहते थे, उस सनातन धर्म में भी संकट है, क्योंकि सनातन धर्म की जो जातिवाद की और मनुस्मृति की प्रतिस्थापना है, उनका विरोध कर दीजिए, कि ये शहर कबीर का रहा, संत रैदास का रहा, ये सेनाई का रहा, बुद्ध ने यहाँ जो है आपको पहला उपदेश दिया, और उसके बाद 3 तीर्थंकर जैनियों के हुए। सिख धर्म बनने से पहले जो है यहाँ आते हैं गुरु नानक और सीखते हैं, और यहाँ से जाकर के चीज़ें करते हैं। मुसलमानों का यहाँ अस्तित्व रहा है, उनका डायलॉग रहा है, गालिब ने इसको हिंदुस्तान का काबा कहा है। वो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सनातन की जो अच्छी चीज़ थी, खराब चीज़ तो लागू हो रही है मनुस्मृति वाली, जो बाद में आई, और वो खारिज नहीं हो रही, और मजबूत कर रहे हैं ये लोग राजनीतिक रूप से। और जो इनकी अच्छी चीज़ थी वसुधैव कुटुंबकम, और इनकी जो अच्छी चीज़ थी कि शास्त्रार्थ करना, वो गायब, शास्त्रार्थ गायब, वसुधैव कुटुंबकम गायब। और आप देख लीजिए, हमारा तो नहीं इतना कष्ट है कि और लोगों का कष्ट है कि मंदिर जो बन रहे हैं, जो यहाँ लोग आते थे काशी को देखने के लिए, काशी को देखने आते थे, कि अभी भी 21वीं सदी में ये एक शहर है जो आध्यात्मिक शहर है, गलियों का शहर है, उसको तोड़ ताड़ करके एक नया आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश, चीज़ें करने की, उसको परिमार्जित करने की नहीं, उसको ठीक करने के लिए। और उसको लेकर के बहुत से उन धर्मावलंबियों ने, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उन लोगों ने प्रतिरोध भी करना शुरू किया है कि बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए पुराने।
तो सवाल यह है कि हर तरफ जो एक चीज़ें होती हैं वो एक ख़तरनाक है, और बनारस अभी दंश और दम्भ झेल रहा है कॉर्पोरेट फासीवाद का, जिसमें एक तरफ चुप्पी की संस्कृति मनुस्मृतिवाद की है, दूसरी तरफ जो नौ उदारवाद का जो है कि चुप्पी की संस्कृति बनाए रखना वो है। और उसका सीधा सीधा दिखाई दिया कि 1000 लोगों के ऊपर आपने जो है मतलब 144 लगा दिया, जो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसको लेके हम लोग जो काम कर रहे हैं कि एक तो हम लोग बनारस को क्लेम कर रहे हैं कि बनारस हमारा भी है, श्रवण संस्कृति का भी है, क्योंकि इसी संस्कृति में 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों में ब्राह्मण थे वो हम मान रहे हैं, परंतु एक हिस्सा जो है कहता है कि पिरामिड है और जो है ऊपर बैठा हुआ कुछ लोग हैं, एक हिस्सा कहता है लोकायत के नहीं सब बराबर है जो है। और वो हिस्से का भी शहर ये रहा है। महादेव ने पहला प्रेम विवाह किया और दक्ष प्रजापति को जो है मतलब दंडित किया जो है, बुद्ध का शहर रहा है, कबीर का शहर रहा है, तो उसको भी खत्म करने की बनारस को एक रंगी बनाने की जो कोशिश है। और उन्होंने क्या किया कि श्रम की महत्ता खत्म कर दी। यहाँ तो श्रम की महत्ता रही, बिनकारी कर रहे हैं ईश्वर से जुड़ सकते हैं, जूता गांठ रहे हैं ईश्वर से जुड़ सकते हैं, नाई का काम कर रहे हैं ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो ये जो है उसकी भी खिलाफत है, उसको श्रम की महत्ता को खत्म करने की खिलाफत है। तो ये उसको हम लोग स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जो बचे कुचे जातिवाद थे उसको तोड़ने का और उनके बीच में काम करने का हमारा जो संगठन है, अगर उसको देखेंगे आप कि हम हमेशा उसी जात के कार्यकर्ता को उसी जात में काम नहीं करने देते। वो क्यों? क्योंकि बंधुत्व बनना बहुत ज़रूरी है। उनके पास कुछ तो मेमोरी हो, मेमोरी तो यही है कि एक जात का आदमी दूसरे जात के साथ प्रताड़ना कर रहा है, तो लोगों के साथ वो चीज़ें और वो परसेप्शन कैसे तोड़ेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी बातचीत हम उस पर जारी रखेंगे कि अभी कारपोरेट फांसीबाज के दंश और दम्भ को बनारस झेलना है। अभी आपने श्रवण संस्कृति की जो बात की और बुनकरी की इसमें बात आती कि बनारस में बुनकरों का जो काम है वो अंतिम सांस ले रहा है और बड़े पैमाने पर बुनकर तबाह हो गए, उनकी जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया, उनके जीवन को बहुत यानी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि फिर से कारोबार यहाँ स्थापित हो पाएगा, और हो पाएगा तो कैसे? एक तो ये कारोबार भी है और ये सनद है, दूसरा ये शुरू कैसे हुआ आप समझिए। बिनकारी के ऊपर हमला क्यों है और हमेशा एनडीए की सरकार ने क्यों हमला किया? उसके पीछे बिनकारी के ऊपर हमला है क्योंकि बिनकारी में अगर आप देखेंगे एक जरदोजी का काम है जिसमें अप्रकाश लोग मुसलमानों के काम करते हैं। बुनकारी में पूरा काम हिंदुओं के भी और मुसलमानों के जो तथाकथित लोअर कास्ट के लोग हैं सब काम करते, तो उसमें ऊंची जात के लोग नहीं बनाने में। और इसमें अब वो लोग क्या है कि 1960 से पहले जो बिनकारी थी वो मुसलमान बनाते थे और मारवाड़ी बेचता था। अब क्या हुआ कि बाद में मुसलमान भी गद्दीदार हो गया, कुछ पिछड़े भी गद्दीदार हुए और ये गाँव में गया। गाँव में जब गया तो खेती बाड़ी जो कि जाति आधारित थी उसके खिलाफ चीज़ें जो है खड़ी हुई। एक ऑप्शंस मिला दलित को, पिछड़े को, कि वो बुनकारी का भी काम कर सकता है। इसलिए देखेंगे कि आज़ादी के बाद बनारस में कभी दंगा नहीं हुआ, कि 1960 के बाद दंगे की शुरुआत होती है और टारगेट बुनकरों के ऊपर होता है। बाद में जब वो नवउदारवाद आता है, मनमोहन सिंह और ये लोग लाते हैं जो है, और उसके बाद जो है ये सरकार उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है क्योंकि वो सनद को ख़त्म करना चाहती है, वो साझा संस्कृति को ख़त्म करना चाहती है। जीआई तो करती है परंतु वो नहीं चाहती कि ये हिंदू मुस्लिम मिल करके इस काम को करें। मौलाना अलवी लाए थे इस विधा को यहाँ पे। अच्छा। और आप जाएंगे तो आप बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको होता है, लल्लापुरा में जाइए तो जो है हम ऐसे चप्पल पहन के घुसने लगे तो मुसलमान लोगों ने कहा नहीं चप्पल पहन के नहीं आ सकते। हमने कहा क्या? नहीं देवी देवताओं का बन रहा है। तो हमें खुद ही नहीं, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, ऊँची जात में पैदा हुआ हूँ, पूजा पाठ होता था, मेरी दादी सनातनी थी बहुत, मेरी माँ जो है मतलब सनातनी थी। तो उन लोगों ने कहा कि ये राम जी का है, ये कृष्ण जी का कपड़ा है, हमें पता ही नहीं जो है। अब ये पूरे ज्ञान को, ये जो साझापन है उस पर हमला है। दूसरा है कि आप ऐसे समझिए पूरे भारतवर्ष में बुनकारी पे क्यों हमला है, ये मुसलमानों पे भी क्यों हमला है, कि ये जो कुटीर उद्योग है, ताला का, पीतल का, बुनकारी का, ये कौन करते हैं? ये गरीब मुसलमान करता है। और जब तक आप इसको तबाह नहीं करेंगे, नवउदारवादी और जो दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है उसको कब्जा नहीं कर सकती। तो वो भी षड्यंत्र को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये लोग क्या है कि बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि मजदूर मरता है और उसी बीच से निकलता है।
3000 साल तक और 5000 साल से औरतें और 3000 साल से नीची जाति जो तथाकथित कहा गया वो लोगों को अत्याचार किया गया, वो निकल पड़े हैं। औरतें भी निकल पड़ी हैं, हर विधा भी निकल पड़ी हैं। तो ये तो मैं कभी नहीं मान सकता, क्योंकि हम तो उम्मीद पे विश्वास करते हैं। उम्मीद से जब हटने की आप बात करते हैं तो वो हमेशा जो है जातिवादी बात होती है, पितृसत्ता की बात होती है। क्योंकि कहता है कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, मतलब वही सब कर सकते हैं। तो हम तो मानते हैं कि कल आज नहीं कल ये सनत फिर से खड़ी होगी, चीज़ों के साथ खड़ी होगी। उसका काफ़ी नुकसान हो चुका है, काफ़ी लोग इस धंधे से निकल चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है साड़ियाँ ही बने, क्योंकि ज़बरदस्ती अब पुरुष तो धोती नहीं पहनता, तो औरत को ज़बरदस्ती साड़ी तो नहीं पहना सकता, उसकी चॉइस है। परंतु बहुत अलग अलग कपड़े बन सकते हैं और उसमें इनोवेशंस हो सकता है। परंतु सरकार उस तरफ ध्यान उस तरह से नहीं दे रही, क्योंकि वो जो हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति है, ये जो पिछड़ों और दलितों की जो एक इकनॉमी है, मुसलमानों और दलितों पासमानदा समाज की, उसके ऊपर हमला है जो है। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि हाँ बुनकरों के लिए बहुत काम सरकार ने कहा जीआई हमने किया है, जीआई किया है। आप समझ लीजिए 5 लाख मजदूर थे, मतलब बुनकर थे, आज 2 लाख से ज़्यादा नहीं है जो है। और इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 3 लाख तो गए, 3 लाख रिक्शा चला रहे हैं, या दूसरे सूरत चले गए, बेंगलोर चले गए, दूसरे काम कर रहे हैं। हमको अच्छी तरह याद है, खून बेच रहे थे, चीज़ें बेच रहे थे, तो वो तो इंडस्ट्री मरी है। उसको बचाने का जीआई करने की कोशिश की, लेकिन सवाल है कि आप जब तक बाजार से नहीं जोड़िएगा, उसमें नई तकनीकी नहीं दीजिएगा, डिजाइनर्स नहीं दीजिएगा, जो है लोगों के साथ उनको जो है सस्ते माल नहीं मिलेंगे, बिजली जो है सस्ती नहीं मिलेगी, जो है उनको उस तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है सब्सिडीज नहीं होगी, क्योंकि बाजार खत्म हुआ है, तब तक चीज़ें खड़ी नहीं हो सकती। और उसका प्रचार और उसकी चीज़ें होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग, नेता लोगों का और लोगों का प्रचार करते हैं, इनका भी वो लोग प्रचार कर सकते हैं, सरकार उसमें उनको मदद कर सकती है, उनको पैसा दे सकती है, वो अपील कर सकते हैं। मतलब वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। मतलब कि ये है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, जीआई हुई है, चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हंगामा भी मचा, मजदूर भी लड़ रहे हैं, बुनकर भी लड़ रहे हैं, वोट तो उनको लेना है जो है। तो वोट तो किसके पास है? वोट जो है, अगर आप मुसलमान को भी छोड़ दें तो पिछड़े और दलित के पास तो बड़ा वोट है, और बुनकारी में वो है। अच्छा, आपने पिछले दिनों नवदलित अवधारणा पर बातें की और बहुत काम किया है। ये भारत में अम्बेडकरवादी दलित आंदोलन से किस प्रकार अलग है, और इसमें क्या जोड़ना है, या किस प्रकार से नए समाज को इससे जोड़ते हुए बनाना है? हमको लगता है कि देखिए, एक ज़माना था पेरियार का आंदोलन था, बाबा साहब का आंदोलन सबसे आखिरी आंदोलन उस तरह से था। बाबा साहब के आंदोलन को समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब के आंदोलन ने क्या है कि उनका मित्रतापूर्ण विरोध गांधी के साथ था। गांधी की जब वध होता है तो गांधी की 100 के पास सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। गांधी आखिरी समय में कहता वो भी ओबीसी था, उसको भी कुछ समझदारी तो होगी ही जो है। तिलक जैसे लोग थे जो कहते थे कि तेली चमूली विधानसभा और लोकसभा में क्यों जाएंगे, और उसका नेतृत्व कर रहा था एक जो है व्यक्ति उसी जात का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाबा साहब ने जो कहा था उसी को हम लोगों ने लिया। संविधान का जो आप प्रस्तावना देखेंगे, उस प्रस्तावना में नव दलित आंदोलन, हम ये कह रहे हैं कि दलित माने केवल शेड्यूल कास्ट हो गया, ओबीसी को भी हम नहीं जोड़ पाए, ट्राइबल्स को नहीं जोड़ पाए। तो जो दलित है मतलब SC ST OBC और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को मनुस्मृति ने पूरा सूत्र बोल दिया, सभी महिलाओं, उनकी एकता, और जो प्रगतिशील लोग, ऊंची जात के हमारे जैसे लोग हैं जो क्षमा याचना मांग सकते हैं, सर्वजन और जन नहीं। पहले माने कि गलत काम किया औरतों के साथ, पहले माने कि गलत काम किया दलितों और पिछड़ों के साथ, जात व्यवस्था गलत थी, और कन्फेशन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, और वो जो है जुड़े जातवाद के खिलाफ। परंतु ये लड़ाई केवल जातवाद के खिलाफ नहीं है, ये सांप्रदायिकता के भी खिलाफ है जो है। तो जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो तो मिले, और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, कम्युनल हार्मोनी में विश्वास करने वाले हैं, उनकी एकता। दूसरी तरफ जो है एक लड़ाई जो है मतलब है पूंजीवाद के भी खिलाफ। पूंजीवाद का वो तबका जो नौदारवाद है, जो गरीबी और गरीबों के बीच में और अमीरों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा करा है, हैव नॉट्स का, और वो हर धर्म हर जात के लोग हो रहे हैं। तो उन सब की एकता को इकट्ठा करना, जिसमें मित्रतापूर्ण विरोध तो होंगे, परंतु जो है हम 3 चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे होंगे, जाति के खिलाफ, पितृसत्ता के खिलाफ एक साथ, फिर उसके बाद जो है सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ, और साथ साथ जो है जो आ रहा है, जो इंपीरियलिज्म संप्रदाय, जो ये पूरा जो साम्राज्यवाद आ रहा है, नवउदारवाद आ रहा है, उसके खिलाफ जो है संघर्ष। ये तीनों संघर्ष को मिला के हम नवउदारवाद करें, क्योंकि दलित के खिलाफ लड़ रहे हैं, पिछड़ों से एकता नहीं बनी, पिछड़ों के आंदोलन से दलित की एकता नहीं बन रही है, महिलाओं की एकता दूसरों से नहीं बन पा रही है। महिलाओं की एकता जो है डिवाइड है कि 33% रिजर्वेशन पंचायत में तो SC को भी
मिलेगा, एसटी को भी मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, इधर 33% में वो नहीं देना चाहते और लोगों को तो देना पड़ेगा जो है। जब आपने पंचायत में दिया तो यहाँ भी देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों के साथ जो आंदोलन है उसको हम लोग नव उदारवादी आंदोलन कह रहे हैं। वो केवल बाबा साहब के और जो आंदोलन रहा है, ललई यादव का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन का एक्सटेंशन है, कुछ है नहीं। क्योंकि दलित आंदोलन बहुत सक्सेसफुल रहा है तो उसको नव दलित इसलिए कह रहे हैं कि भाई नव दलित माने वो ओबीसी भी है, उसमें ट्राइबल भी है और प्रगतिशील क्षमा मांगने वाला ऊंची जात का पुरुष भी आ सकता है, महिलाएं भी है, अल्पसंख्यक भी है और गरीब भी है जो क्षमा याचना के साथ आ रहा है, उसके साथ जाति के मुद्दे को पहचानना, पितृसत्ता को पहचाना, उसको मिलकर के कि नेतृत्व मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं चाहते हम, सामाजिक आंदोलन, पर नेतृत्व हमेशा जो है एससी और एसटी और ओबीसी और महिलाओं के हाथ में। ये जो नवदलित आंदोलन आपका चल रहा है वो कितने यानी उस तक सफल हो पाया है या कहाँ तक पहुँच पाया है? हम अगर बिहार और यूपी को देखें, यूपी में अगर आप राजनीति में देखें 43% वोट 7 दिन से लेके 1 महीने के बीच में तय होता है। इसलिए वो सपा आती है, बसपा आती है, चीज़ें आती है। भाजपा वो लोग फील करते हैं तो भाजपा भी आ जाती है चीज़ें करके, परंतु भाजपा जाएगी तो बहुत तेज़ी से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 17 से 18% वोट जो है नवदलित दिमाग का है जो है। क्योंकि बहुत आंदोलन जो बीपी सिंह का, बाबा साहब का, बुद्धिज़्म का, समाजवाद का, कम्युनिस्टों का जो आंदोलन चला है इस इलाके में और जो उसके बीच में चीज़ें टूटी हुई हैं, जैसे हमारे पिताजी के हिच्छू राम जो है गुरु थे, तो हिच्छू राम ने जो है हमारे पिता सुरेंद्र नाथ सिंह को जो है कम्युनिस्ट बना दिया जो है। तो अब ये जो पूरा मूवमेंट जो है बिहार से बहुत अलग हुआ है, तो यूपी में एक नवदलित क्रिटिकल मास 17% है, वो हमारा नहीं है, और 43% यहाँ वोट जो है आखिरी समय तय कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि सफलता यहाँ है और ये आखिरी प्रसव पीड़ा है, क्योंकि असली लोकतंत्र आया कहाँ है? असली लोकतंत्र तब ना आएगा जो है जबकि महिला भी नेतृत्व करते हुए दिखाई दे, बहुत सी कंपनियों की औरतें भी सीईओ हों, दलित भी सीईओ हों, ओबीसी भी सीईओ हो, सबका धन बनारस में भी जो है पिछड़ा और दलित और महिलाएं मिलके जो कर रहे हैं, ऊंची जाति के पुरुष की तरह उनका भी जो है मतलब काम धाम जो है सफलतापूर्ण हो, तब न मानेंगे कि जो है मतलब लोकतंत्र आ गया जो है। लोकतंत्र में जब तक लेनिन रघुवंशी सफल होते रहेंगे, क्योंकि उनकी सफलता उसके बाद भी यही माना जाएगा कि लेनिन रघुवंशी की सफलता यह है कि वो तो रघुवंशी है जो है। परंतु सवाल है कि लेनिन रघुवंशी का पीवी में कल एक दलित महिला उसका नेतृत्व करे और हमारे ही तरह सफल हो और उसके पास जो है उतनी ही मतलब कॉन्टेक्चुअल पावर हो और चीज़ें कर सके, तब लगेगा हाँ अब सही चल रहा है। तो ये है नवदलित आंदोलन। आप पूर्वांचल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार उत्पीड़ितों का बहुत मुद्दे उठाए हैं और उनके लिए बहुत काम किए हैं। क्या आपको लगता है कि बिना व्यापक सामाजिक बदलाव की सवाल हल हो पाएगा? नहीं, देखिए सामाजिक बदलाव के दो एक तो छोटे छोटे बदलाव से भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जात व्यवस्था पितृसत्ता को समझिएगा, वो चुप कराता है। हम अपनी पत्नी को भी जब मारते हैं तो चुप रहो, बच्चे को मारते तो कहते चुप रहो, चुप कराना चाहते हैं। बड़ा डरा हुआ समाज है ये, एकदम एक तरह से फियर एंड फोबिया लोकास्ट इफेक्ट करता है। तो यहाँ कुछ भी जब होता है ना तो दिया देखिए, दिया जलता है तो फट से अंधेरे को बड़ा डर लगने लगता है। तो दोनों तरफ का, एक तो बड़ा मोबिलाइजेशन भी और दूसरी तरफ की छोटे छोटे जो प्रयास हैं जो है, छोटे छोटे जो प्रयास हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो मिलजुल करके भी चीज़ों को बड़ा खड़ा करती हैं। क्योंकि इसलिए सामाजिक आंदोलन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक साथ खड़ा हो, ये जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, जैसे आप ही लोग गांव के लोग जो चला रहे हैं, जिस तरह की वॉइसेस ला रहे हैं, जिस तरह की डिस्कशन चल रहे हैं, और बहुत से एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक मोर्चों पे काम हो रहा है, तो वो जो हो रहा है वही सब बड़ा सामाजिक आंदोलन लाएगा। बिना बड़े सामाजिक आंदोलन के चीज़ें नहीं बदलेंगी। परंतु अगर कोई गाँव से मुसहर खड़ा होकर के जो है बाबू साहब से, पंडित जी से पूछ रहा हो, या हमारे एक कार्यकर्ता से नाम नहीं बताएंगे, उसने कुछ बोला, उसका कुछ अंतर विरोध हो गया, तो उसने कहा पहले जब आप आई थी तो आपका जो कपड़ा इतना अच्छा नहीं था, अभी कपड़ा है क्योंकि आपको पैसा मिलता है इसकी जगह, हमको कुछ नहीं मिलता है, तो ज़्यादा हमको मत बोलिए, जो है आपको पैसा मिला, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो बड़ा वो आए तो बड़े परेशान थे या परेशान थी, मैं जो है बड़ा खुश था। मैंने कहा कि वो तो मुसहर हमसे कब पूछेंगे। तो ये बदलाव का तरीका है जो है, ये बदलाव का तरीका है। हमने देखा भगवान आली के बच्चे आज से 4 साल पहले आए थे, हमें कंप्यूटर यहीं सीखना है, तो हमने कहा यहीं क्यों सीखना, हम समझ गए। तो उनसे उन्होंने कहा नहीं, हिसाब किताब उनको जानना है, तो हम सोशल ऑडिट करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारा जिनके पर खर्चा कर रहे हैं वो हमसे हिसाब किताब जानना चाह रहा है। ये बदलाव है।
तो धीरे धीरे बदलाव चीज़ें होंगी और इसको पीछे अब नहीं ले जा सकते, इसको पीछे नहीं ले जा सकते। विवेकानंद ने कहा था, हे परिया, जब तू धनिक होगा तो लोग तुझे धर्म का रक्षक कहेंगे। अभी केवल धर्म का लुटा रहा है, लेकिन ये धर्म मनुस्मृति मानेगा या वो वेद उपनिषद वाली बात मानेगा कि श्रमण संस्कृति पे चलेगा, बुद्ध के रास्ते पे चलेगा, किस रास्ते पे? क्योंकि कोई जो है औरत और कोई भी दलित जो 85% आबादी है और 50% आबादी का पूरा जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, सब दहेज में हत्या के बाद, पेट में हत्या के बाद भी वो जो है अब जो है गुलामी सहने को तैयार नहीं। उनको गुलामी का एहसास हो गया है। वो चाहे हम करें या काम न करें, 30 साल पहले वाला वो करेंगे और वो अपना तरीका निकाल लेंगे, अपने संसाधनों के साथ करेंगे। जैसे आप ही लोगों ने कम संसाधनों में एक बड़ी चीज़ कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि ये चीज़ें इतनी सफल होंगी, वो भी बनारस जैसी जगह में? तो ये लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी महत्व देना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे प्रयास जो है बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटा देते हैं। जैसे एक तालाब में कम से कम कोई पत्थर ही नहीं मार रहा था, पत्थर तो लोग मार रहे हैं। ये ले जो है और वो घबराहट हो रही है उनको, और उससे काम भी हो रहा है, उससे चीज़ें जा रही हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने कार्यक्रम में अभी आप देख रहे थे डॉक्टर लेनिन रघुवंशी से हुई बातचीत। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट के ज़रिए अपनी राय हमें भेजें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।